सीबीआई ने पूर्व वायुसेना के अध्यक्ष एसपी त्यागी से पूछताछ की है और सीबीआई के हेडक्वार्टर में एसपी त्यागी और उनके भाइयों के साथ करीब 5 घंटे की पूछताछ चली है। बताया जा रहा है कि एसपी त्यागी से पूछताछ कल भी जारी रहेगी। पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी के रिश्तेदारों पर हेलीकॉप्टर में दलाली लेने का आरोप लगाया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि करीब 300 करोड़ की दलाली इस पूरे हेलीकॉप्टर डील में ली गई थी, जो कि करीब 3,500 करोड़ की ये डील थी। लेकिन अब जो स्थिति बनती हुई दिख रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि पूछताछ और ज्यादा तेज की जा रही है। हालांकि इस मामले में अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें सीबीआई के पास बहुत ज्यादा पुख्ता सबूत इसलिए भी नहीं है क्योंकि अभी तक मनी ट्रेल की कोई स्थापना होती हुई दिखाई नहीं दी है। तो ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जब एसपी त्यागी पहुंचे थे सीबीआई के मुख्यालय में और वहां पर उनसे पूछताछ की गई है। आज करीब 5 घंटे तक एसपी त्यागी, जो कि वायुसेना अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके साथ और उनके तमाम रिश्तेदारों के साथ, जिनका नाम सामने आ रहा है इस पूरे मामले में, उनसे सीबीआई ने पूछताछ की है। 12 वीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदे जाने थे, जिसमें से 3 की डिलीवरी पहले से की जा चुकी है और बाकी 9 हेलीकॉप्टर अभी आने बाकी हैं। 3,500 से ज्यादा करोड़ का ये पूरा मामला था, जिसमें डील में बताया जा रहा है कि करीब 300 से ज्यादा करोड़ रुपए दलाली के तौर पर ली गई है, जिसमें कि पूर्व वायुसेना अध्यक्ष का नाम सामने आ रहा है। अमित कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ताजा अपडेट के साथ। अमित, ये बताइए कि सीबीआई ने 5 घंटे तक की लंबी पूछताछ की है, कुछ जानकारी मिल पाई? किस आधार पर, किस लाइन पर पूछताछ की जा रही है? देखिए, जो पैसे आए थे अजय जी, मैं आपको बताऊं कि जो पैसे दिए गए थे रिश्वत के तौर पर, वो अलग अलग किस्तों में दिए गए थे और अलग अलग जगह से उनको लॉन्डर किया गया था। तो जितनी इनसे बात करने की कोशिश की गई तो न हो अमित, ऐसा लगता है कि आप जहां पर हैं वहां से आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही। हम आपसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। यानी कि स्थिति जिस तरीके से नेटवर्क जो है, किस तरीके से पैसे को फनल किया गया था, कमीशन का पैसा कहां और किस रूट से आया था, ये जानना बहुत जरूरी है। और सीबीआई दरअसल इसी मामले पर जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इस पैसे का ट्रांसफर कैसे और कैसे, किस किस माध्यम से किया गया था। तो ये पूरा मामला, इस पर हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों पर। दिल्ली पुलिस लोगों की सुरक्षा के तमाम दावे लगातार करती है, कहती है कि दिल्ली पुलिस का हाथ आम आदमी के साथ है, लेकिन पुलिस का ये नारा कि सदैव हम आपके साथ हैं कितना सही है, उसकी हम आपको 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। आज जो तस्वीर आपके सामने होगी उसे देखकर आप यही कहेंगे कि दिल्ली पुलिस पर यकीन करना शायद उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं कोताही और साथ साथ लापरवाही जरूर होती है। इस लड़के को जरा गौर से देखिए। दिल्ली पुलिस के शिकंजे में लड़का खुद को छोड़ने की गुहार लगा रहा है, लेकिन पुलिस वालों का दिल नहीं पसीज रहा है। 2 पुलिस वाले लड़के को जबरन गाड़ी में ठूंसने की कोशिश कर रहे हैं। सड़क पर तमाशा भी है और तमाशाई भी है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि पुलिस वालों से पूछे कि इस लड़के की खता क्या है। लड़का गुहार लगा रहा है, लेकिन खाकी वर्दी वाले उसे जबरदस्ती पीसीआर में बैठा देते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। दरअसल राजधानी में विजय चौक के पास बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी का काफिला लगा था, लेकिन इस सबसे अनजान बाइक सवार लड़के ने ग्रीन लाइट होने पर सड़क पार कर ली। बस फिर क्या था, पुलिस वाले इस पर टूट पड़े। लड़के के साथ ऐसा सलूक किया गया जैसे वो कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल हो। चालान काटने के बजाय ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ खाकी वर्दीधारियों ने लड़के पर रौब गांठने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। दिल्ली से सैयद मौजीज इमाम, न्यूज नेशन। तो हमने आपको दिखाया कि आखिरकार दिल्ली पुलिस की बर्बरता किसे कहते हैं। आप देखिए इन तस्वीरों को और खुद ही अंदाजा लगाइए कि जिस प्रदेश में, दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में जिस तरीके से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, जो उनके साथ ज्यादतियां होती हैं, जो सेक्सुअल क्राइम की उनकी तमाम खबरें सामने आती हैं, वहां पर दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती हुई नहीं दिखाई देती। लेकिन एक वीआईपी के काफिले के आगे एक व्यक्ति अगर निकल जाता है तो उस व्यक्ति के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार किया जा सकता है, इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये है दिल्ली पुलिस की असल
चेहरा जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और सैयद हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद, आप मौके पर मौजूद थे जब इस लड़के को गिरफ्तार किया जा रहा था, उसे पकड़ा जा रहा था, हिरासत में लिया जा रहा था। आखिरकार उसका कसूर क्या था? सिर्फ यही कि वो काफिले के सामने आ गया था? देखिए, काफिला आने के पहले की घटना है। काफिला आने वाला था, उससे पहले दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है और जो चीज हमारे कैमरे में कैद नहीं हो पाई क्योंकि कैमरा उस वक्त वहां पे मौजूद नहीं था, तो वो सीन अगर होता तो शायद दिल्ली पुलिस का और ज्यादा घिनौना चेहरा सामने आता कि जिस तरह से उसको युवक को जमीन पे गिरा के पहले पीटा गया, उसके बाद उसको एक कमरे में ले जाके मारने की कोशिश की गई हाथ पैर से। तो जब कैमरा उसमें उस कमरे में पहुंचा जो पिकेट था, उसके बाद उसको फिर घसीट के उसमें पीसीआर जिप्सी में बैठाया गया। तो आपने देखा किस तरह के विजुअल है, लेकिन अगर उससे पहले कैमरा मौके पे होता तो शायद और दिल्ली पुलिस का घिनौना चेहरा सामने आता। सही, लेकिन इस लड़की की गलती थी क्या? काफिले के पहले ये सड़क क्रॉस कर रहा था, क्या ये अपने आप में एक अपराध है? देखिए, लालकृष्ण आडवाणी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका काफिला आना था, उनको क्लियर पास दिया जाता है सिक्योरिटी रीजन से। उससे पहले ट्रैफिक पुलिस उस विजय चौक वाले चौराहे को क्लियर कर रही थी। इस युवक का कहना था कि ग्रीन लाइट था और मुझे जाने के लिए ट्रैफिक पुलिसमैन ने कहा था, इसलिए हमने पार किया। और लेकिन पुलिस वाले कह रहे थे कि इन्होंने रेड लाइट जंप किया है। तो रेड लाइट भी अगर जंप किया है तो उसके लिए भी अप्रोप्रिएट कानून है और चालान का बनता है ट्रैफिक पुलिस। किसी के साथ मारपीट नहीं की जा सकती इस तरह जिस तरह से इस युवक के साथ किया गया है। बिल्कुल सही, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो आप खुद ही देख लीजिए, ये है दिल्ली पुलिस का वो चेहरा। एक वीआईपी के काफिले के गुजरने के पहले अगर आप रेड लाइट या ग्रीन लाइट को पार भी कर लेते हैं तो आपके साथ ये सलूक किया जाता है, लेकिन एक चलती गाड़ी में एक लड़की के साथ आप बलात्कार कर लें, आपका पता लगाने में दिल्ली पुलिस को शायद कई दिन लग जाएं या पता चले भी ना। यह है दिल्ली पुलिस का वो चेहरा जो आज न्यूज नेशन आपके सामने पेश कर रहा है। अब आइए बात करते हैं पटना की। पटना में भी पुलिसिया जुल्म की कुछ ऐसी ही दास्तान है। ऐसा लगता है कि हमारे देश में पुलिस कानून बहाल करने के लिए नहीं, कानून तोड़ने के लिए ज्यादा पैसे लेती है। पानी की बौछार और लाठी की बरसात, ये तस्वीरें चंडीगढ़ की हैं। यहां प्रदर्शन कर रहे वकीलों और पुलिस के बीच घमासान होता रहा। कई घंटों तक शहर की सड़क पर पुलिस और वकीलों के बीच झड़प चलती रही। हम शांति से मेमोरेंडम लेने के लिए आए थे गवर्नर को, और गवर्नर साहब ने हमारा मेमोरेंडम लेने के लिए तकलीफ नहीं की, हमारे को मौका नहीं दिया। आगे ले जाते तो कोई बात होनी नहीं थी। सारे वकील थे, पढ़े लिखे थे, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट थे। और अब से हमारा प्रोटेस्ट जो है ये यहाँ हाईकोर्ट का नहीं रहा है, अब हरियाणा, पंजाब और यूटी सभी वकीलों को हम कल को कॉल देंगे कि सारा ही बंद होगा। हंगामे की शुरुआत बीते 20 फरवरी को हुई थी। हाईकोर्ट की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी और वकीलों के बीच मारपीट के मामले में पुलिस ने 20 वकीलों को गिरफ्तार कर लिया था। इनकी रिहाई के लिए वकील सड़कों पर उतरे तो पुलिस वालों ने बेरहमी से लाठियां बरसानी शुरू कर दी। वहीं जयपुर में भी वकीलों पर पुलिस का डंडा बरसा। रियायती दर पर घर की मांग करने वाले वकीलों को लाठियां मिली। दरअसल ये लोग अपनी मांग के समर्थन में विधानसभा का घेराव करने पहुंचे। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी वकील बैरिकेडिंग तोड़ने लगे। इसके बाद पुलिस ने लाठियां भाजनी शुरू कर दी। चंडीगढ़ से पुनीत परिंजा के साथ नीरज शर्मा, जयपुर, न्यूज नेशन। तो पुलिसिया जुल्म की ये तस्वीरें अभी आपको हमने चंडीगढ़ से दिखाई, जहां वकीलों पर लाठियां पड़ी। और आइए अब आपको पटना की वो तस्वीर दिखाते हैं जिसके बारे में हमने आपसे पहले कहा था। वहां पर जो शिक्षक हैं उनके ऊपर लाठियां बरसी हैं। जरा लाठियों का ये नया दौर चला है, देखिए पटना में क्या हुआ। तस्वीरें पुलिस की बेरहमी की तस्दीक कर रही हैं। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों पर जमकर लाठियां बरसाई। जब इतने से भी हंगामा शांत नहीं हुआ तो वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। पटना विधानसभा के बाहर कई घंटों तक पुलिस और प्रदर्शनकारी शिक्षकों में जोरदार झड़प चलती रही। शिक्षकों ने जब विरोध किया था, पुलिस में पथराव किया, पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी गई। पब्लिक प्रॉपर्टी में जब आग लगा दी तो उनको रोकने के लिए हम लोगों ने जरूरी बल का प्रयोग किया है।
दरअसल बिहार के स्कूलों में तैनात शिक्षा मित्र शिक्षक पक्की नौकरी की मांग कर रहे थे। अपनी मांग के समर्थन में ये लोग विधानसभा का घेराव करने निकले, लेकिन जब रास्ते में पुलिस ने इन्हें रोका तो ये पुलिस से भिड़ गए। पुलिस से लाठी भांजे। इस लाठीचार्ज में कई महिलाएं घायल हुई, कई बूढ़े भी घायल हुए, लेकिन पुलिस को कुछ न कुछ करना था क्योंकि ये शिक्षक बहुत भारी मात्रा में थे और इनका प्लान था विधानसभा के अंदर घुसने का। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। फिर क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं, पुलिस ने किसी को भी नहीं बख्शा। पटना में ये निश्चित रूप से इस सरकार का पतन शुरू हो गया और इस सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। हंगामा यही शांत नहीं हुआ। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने पुलिस जीप को आग के हवाले कर दिया। पुलिस टीम पर पथराव भी किया गया। जवाब में पुलिस ने भी कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इतने हंगामे के बावजूद बीजेपी नीतीश सरकार के साथ खड़ी नजर आई। बिहार में कानून का राज है, सुशासन है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार को संवारने में लगे हैं। जब शिक्षकों की भर्ती हुई थी तभी उनको बता दिया गया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट पर है, इतना ही पैसा मिलेगा, और उस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर शिक्षकों ने नौकरी ज्वाइन की थी। पुलिस लाठीचार्ज में कई शिक्षक घायल हो गए। वहीं पुलिस ने हंगामे के आरोप में कई लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस की इस बर्बरतापूर्ण रवैये से आंदोलनकारी शिक्षक खासे उत्तेजित हो गए हैं। शिक्षकों का कहना है कि आने वाले दिनों में उनका आंदोलन और तेज होगा। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ श्याम सुंदर सुशोभित, न्यूज नेशन, पटना। और आइए आपको दिखाते हैं। अभी तक हमने आपको दिखाया कि पुलिस डंडा चलाकर और लोगों को पीट पाट कर कैसे क्या करती है। हमारे देश में लगातार ये चर्चा हो रही है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में चर्चा ये की जाती है कि पुलिस पर कहीं ना कहीं दारोमदार है, उन पर यह जिम्मेदारी है कि वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुरजोर तरीके से आगे बढ़ें। अब जरा सोचिए, खबर आती है कि एक लड़की को बेचा जा रहा है। अपने बारे में ही, अपने इस मामले को लेकर वह पुलिस तक पहुंचती है कंप्लेन लिखाने के लिए। और पुलिस वाले वहां क्या करते हैं? कंप्लेन लिखते हैं? बिल्कुल नहीं। उस लड़की से अपने पुलिस थाने में झाड़ू मरवाते हैं। यह है हमारी पुलिस। अब इसकी असलियत और क्या हो सकती है, इसका घिनौना चेहरा और क्या हो सकता है? हालात के मारों के साथ अखिलेश की पुलिस किस तरह सलूक करती है, उसकी बानगी है ये तस्वीरें। कासगंज थाने में झाड़ू लगाती इस लड़की को बेचा गया था और जब पुलिस ने इसे छुड़ाया तो लड़की की मदद करने के बजाय उसे थाने में झाड़ू लगाने पर मजबूर कर दिया। इस मजबूर लड़की को सीमा नाम की महिला ने सिर्फ 35,000 रुपए में लड़की की मुंह बोली मां से खरीदा था, लेकिन लड़की के विरोध के बाद पुलिस को खबर मिल गई और पुलिस ने सीमा को गिरफ्तार कर लिया। आप कहाँ की रहने वाली? लड़की कहाँ लेके जा रही थी? कितने रुपए में खरीदी आप? हैदरा में लेके जा रही थी, 35,000 में खरीदी है। तो लड़की किसके लिए ले जा रही थी आप? अपने देवर की शादी के लिए। सीमा लड़की की शादी अपने देवर से कराने के लिए उसे अलीगढ़ ले जा रही थी। खरीदी गई लड़की के साथ उसकी छोटी बहन भी थी। दोनों बहनें थाने में हैं। पुलिस को शक है कि इस घटना में किसी बड़े गिरोह का हाथ भी हो सकता है। तो हल्ला मचाया था, पुलिस ने कैसे पकड़ा था तुम्हें? पकड़ा नहीं था, तो हम लोग उदम कर रहे थे जी। वहीं पे पुलिस वाले। क्या उदम क्या कर रही थी? मैं नहीं जाऊंगी। मामला कुछ संदिग्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये महिलाएं कुछ पुरुषों को प्रलोभन देकर के ठगी का काम करती हैं। तो इस सिलसिले में इनको हिरासत में लिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। मामला काफी संदिग्ध है, हो सकता है कोई बड़े रैकेट का खुलासा हो। यूपी में इस वक्त मुआवजे की राजनीति का दौर है, लेकिन बिकने के लिए मजबूर राज्य की इन लड़कियों के लिए भी सरकार किसी मुआवजे का ऐलान करेगी, इसकी संभावना नहीं के बराबर है, क्योंकि ये किसी वोट बैंक से ताल्लुक नहीं रखती। अखिलेश सरकार ने भले ही यूपी में महिलाओं की सुरक्षा के तमाम दावे किए हों, वुमेन हेल्पलाइन चलाई हो, लेकिन इस हेल्पलाइन का भी असर कुछ कम ही दिख रहा है। कासगंज में पहले एक नाबालिग को मात्र 35,000 रुपयों के लिए बेच दिया जाता है और जब वो नाबालिग अपनी गुहार लेकर थाने पहुंचती है तो वहां उससे झाड़ू लगवाई जाती है। अब आप खुद ही सोचिए कि यूपी में महिलाओं की सुरक्षा कैसे हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अनुभव शुक्ला, न्यूज नेशन, लखनऊ।
जब देश में कानून के पालन के नाम पर अगर ये होने लगे तो आप खुद ही सोच लीजिए कि पुलिस पर कोई आदमी भरोसा करे तो कैसे। कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, वापस आते हैं और उसके बाद बात करेंगे। नोएडा और उसके आसपास के इलाकों में भी तमाम बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं और उससे भी ज्यादा घिनौनी बात तो ये कि एक मरी हुई महिला को सिर्फ इसलिए उसका इलाज किया जाता है क्योंकि हो सकता है कि उस पर बवाल मचे। बस कुछ देर में।